राम राम साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाटी क्लासेज में। तो चलो, अपने इस चैनल पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी चल रही है, जी तोड़ तैयारी चल रही है। तो जियोग्राफी के, इतिहास के, राजनीति विज्ञान के सबके लगातार वीडियोस मिल रहे हैं आपको। अब आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक होगा लेकिन बहुत ही धमाकेदार होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है, पढ़ेंगे अपन राजस्थान के। मैंने भूगोल के वीडियो चल रहे थे, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मरुस्थल चल रहा था। तो मरुस्थल के भी दो भाग थे, एक तो शुष्क प्रदेश और एक थे अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश तो अपने क्या कर लिए, करवा दिए मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, शुष्क प्रदेश का वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अगला जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब क्या होता है, और आज हम वही टॉपिक रहेगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चलो दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक तो राजस्थान का मैप बना लेते हो। देखो दोस्तों, अगर राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी करें आप, राजस्थान लेवल की, तो आपको राजस्थान का मैप और राजस्थान की एक छोटी से छोटी जानकारी होना जरूरी है। राजस्थान का मैप बनाना सीख लो, उनके जिले की स्थिति देख लो, कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा जिला है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको सीखना ही होगा भाई राजस्थान का मैप। अगर आपने राजस्थान का मैप नहीं सीखा है तो एक बार ट्राई करके बनाना सीख लो। ये राजस्थान का मैप देखो दोस्तों। अब राजस्थान के मैप में क्या होता है, सबसे पहले तो अपन राजस्थान के मरुस्थल पढ़ ले। तो मैं बता दें तो राजस्थान के बीचों बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्षेत्र फैला हुआ जिसको अपन कहते हैं अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट दिया अरावली पर्वतमाला। इसके अरावली पर्वतमाला के जस्ट इस तरफ पश्चिम की तरफ पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। यहां से लेकर यहाँ पर औसत वर्षा है 50 सेंटीमीटर। अरावली पर्वत के इस किनारे पर है 50 सेंटीमीटर। अगर इस तरफ जाते हैं अरावली पर्वतमाला के, तो वर्षा में कमी आती रहती है, औसत वर्षा में कमी आती रहती है। अगर अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा में बढ़ोतरी मिलेगी आपको। तो यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक इस प्रकार दो प्रदेश बांटा गया है। इसको ग्रैंड डेजर्ट इंडिया, भारत का सबसे बड़ा क्या कहते हैं मरुस्थल, इसको कहते हैं डेजर्ट इंडिया। उसके बाद में ये प्रदेश है। यहाँ से यहाँ तक जो औसत वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक की होती है। कितनी होती है? 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और इसी को कहते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक जो होता है वो 25 से कम होता है, 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसको कहते हैं शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। तो मैंने ये शुष्क प्रदेश करवा दिया 0 से 25 सेंटीमीटर तक के। आज अपन पढ़ेंगे 25 से 50 सेंटीमीटर तक अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। पहला है गगर बेसिन। टुकड़ों में अगर बांट कर याद करेंगे तो आसानी होगी। गगर बेसिन। उसके बाद में आता है अपना शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश। तीसरा प्रदेश बांटा गया है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और उसके बाद में चौथा जो क्षेत्र में बांटा गया है वो है अपने लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। 4 भागों में बांटा गया है, 4 ही भागों को अपन पढ़ेंगे। तो देखो ये गगर बेसिन है ना, 2 जिले हनुमानगढ़, यहाँ पर ये गगर बेसिन यहाँ पर फैला हुआ है। गगर बेसिन हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर 2 जिलों में फैला हुआ। कहां पर? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। शेखावटी गगर बेसिन
घग्गर बेसिन 2 जिलों में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में फैला हुआ है। शेखावटी प्रदेश है 3 जिलों में फैला हुआ है राजस्थान के, चूरू, झुंझुनू और सीकर, और इसी को कहते हैं शेखावटी प्रदेश भी कहते हैं इसको। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है शेखावटी प्रदेश। उसके बाद में नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि 2 जिलों में, मुख्य रूप से मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 जिलों में फैली हुई है। एक तो है नागौर उच्च भूमि में, एक तो नागौर खुदी हो गया, दूसरा हो गया बीकानेर। नागौर और बीकानेर में नागौर उच्च भूमि फैली हुई है। उसके बाद में लूणी बेसिन, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कौन कौन सी 4 जिलों में मोटे रूप से पाया जाता है। पहला तो हो गया अपना पाली, दूसरा हो गया जोधपुर, तीसरा हो गया अपना बाड़मेर और चौथा हो गया जालोर। इन 4 भागों में फैला हुआ है लूणी बेसिन। तो आज अपन छोटा टॉपिक लेंगे, एक ही टॉपिक करेंगे घग्गर बेसिन। कौन सा? घग्गर बेसिन। जो भी मोस्ट सवाल आएंगे घग्गर बेसिन के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो दोस्तों, अब घग्गर बेसिन पढ़े। तो घग्गर बेसिन कहाँ पर है, इसको एक बार आप लिख लो, नोट्स बना लो। इसको मिटा देता हूँ वापस में। तो ये देखो दोस्तों, घग्गर बेसिन है ना, कौन से जिलों में फैला हुआ है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, इन 2 जिलों में फैला हुआ है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। घग्गर बेसिन इसका नाम कैसे पड़ा है ये बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पुराना फैक्ट अपन को मिलता है तो वो मिलता है कि यहाँ पर क्या होता था, एक हर्यक वंश के शासक यहाँ पर क्या करते थे। हनुमानगढ़ और ये प्रदेश है श्री गंगानगर, यहाँ पर एक वंश रहता था, एक जाति रहती थी, जिस योद्धा जाति, कौन सी जाति? योद्धा जाति रहती थी, योद्धा जाति। यहाँ पर एक जाति रहती थी योद्धा जाति, और ये योद्धा जाति यहाँ पर निवास करती थी, इसीलिए इसका नाम अपन को सबसे प्राचीन नाम मिलता है योद्धा प्रदेश। क्या मिलता है? सबसे प्राचीन नाम अपन को हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का मिलता है योद्धा प्रदेश। ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद में क्या करता है कि 295 ईस्वी में, यहाँ पर 295 ईस्वी के आते 295 ईस्वी में यहाँ पर भाटी राजवंश ने शासन किया था। 295 ईस्वी में भाटी राजवंश का शासनकाल था। तो यहाँ पर भाटी राजवंशों के अंतर्गत यहाँ पर एक भाटी राजा थे, भाटी शासक थे, भूपट नाम का एक भाटी शासक था। उसने यहाँ पर एक दुर्ग बनाया था, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। इस बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर विदेशी आक्रमण था, बहुत ही खतरनाक था, विदेशी आक्रमण था। सिर्फ 1 महीना भारत में रुका था, लेकिन पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। तो उसी तैमूर ने अपनी जीवनी लिखी थी, और अपनी जीवनी तुजुके तैमूर, जीवनी का नाम क्या है? तुजुके तैमूर। उसमें वह बताता है कि जो भारत के अंतर्गत, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सबसे मजबूत दुर्ग कहते हैं, वो किसको कहते हैं? बटनेर दुर्ग को। कि पूरे भारत में सबसे मजबूत दुर्ग है बटनेर का दुर्ग। इसकी विशेषता ये भी तैमूर लिखता है। उसके बाद में 255 ईस्वी में भाटी शासक भूपत ने इस बटनेर दुर्ग की स्थापना कर दी। बाद में क्या क्या होता है कि 1805 ईस्वी में, कब? 1805 ईस्वी में एक अपने बीकानेर का शासक होता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर का शासक होता है जिसका नाम होता है सूरत सिंह। बीकानेर का शासक होता है, बीकानेर का शासक जिसका नाम होता है सूरत सिंह। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। इसने क्या किया? 1805 ईस्वी में इस बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और विजय हासिल कर दी। क्या कर दी? विजय हासिल कर दी। और कब की थी? वो कहता है कि ये जो सूरत सिंह था हनुमान जी का बहुत अच्छा भक्त था, और इसने मंगलवार के दिन ही इस बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और मंगलवार के दिन ही इस दुर्ग को जीता था। कब? मंगलवार के दिन ही इस दुर्ग को जीता था। और हनुमान जी का बहुत दिन है, मंगलवार दिन हनुमान जी का, इसीलिए इस जगह का नाम रख दिया हनुमानगढ़। जो ये अब आज का प्रदेश है ना, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इसका नाम रख दिया हनुमानगढ़। क्या रख दिया? हनुमानगढ़। किसने रखा?
सूरत सिंह ने। कहाँ का शासक था? बीकानेर का। कब? 1805 ईस्वी में। चलो अब तो ये तो मिल गया फैक्ट की हनुमानगढ़ जिला की स्थापना कहाँ से हुई। उसके बाद में एक और शासक आता है जिस शासक का नाम है गंगा सिंह। कौन आता है? ये इसी बीकानेर शासक है, सूरत सिंह का ही वंशज होता है, गंगा सिंह होता है। और गंगा सिंह क्या करता है? गंगा सिंह 1920 से 1924 के मध्य में, ब्रिटिश काल होता है 1920 से 24 के मध्य में, इस गंगा सिंह ने यहाँ पर एक हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ही एक क्षेत्र पड़ता है रामनगर। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ही एक क्षेत्र पड़ता था रामनगर, और रामनगर की जगह पर इसने एक नया जिला और बना दिया। रामनगर की जगह पर उसने एक नया जिला और बना दिया जिसका नाम दे दिया गया श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, इसकी स्थापना से गंगा सिंह ने की थी। गंगा सिंह ने की थी कब? 1920 से लगाकर 24 के मध्य में एक हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत एक अलग भाग बनाया गया है रामनगर को, और उसका नाम रख दिया श्री गंगानगर। तो अपन को दोनों का फैक्ट मिल गया। हनुमानगढ़ की स्थापना कैसे हुई, श्री गंगानगर की स्थापना कैसे हुई। तो चलो दोस्तों, अब ये तो अपन सबसे पुराना नाम यहाँ पर योधे प्रदेश मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखो एक घग्गर नदी बहती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो पुराने जमाने में सरस्वती नदी बहती थी उसी का भाग है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसका भाग है नहीं। इतिहास एक मत है, होते ही नहीं, हमेशा नहीं होते हैं। तो ये सरस्वती का नदी का एक भाग ही बताते हैं, जो भूमिगत हो गई नदी उसी का भाग बताती है कि सरस्वती नदी उसी का थोड़ा बहुत भाग है। ये नदी क्या करती है, यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में शिवालिक की पहाड़ियां है, वहां से नदी निकलती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य में शिवालिक की पहाड़ियां है, वहां से नदी निकलती है। वहां पर इसका नाम होता है हरिया नदी या हरिक नदी की कहते हैं इसको वहां पर। और ये यहाँ पर हरियाणा के बाद में पंजाब में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है घग्गर नदी। क्या हो जाता है? घग्गर नदी। यहाँ पर अलग नाम होता है, यहाँ पर घग्गर नदी हो जाता है। और ये घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, यहाँ से आती है, और यहाँ 2 जिलों से हनुमानगढ़ और कौन कौन से, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की एक तहसील है यहाँ पर अनूपगढ़। कौन सी तहसील? अनूपगढ़। ये अनूपगढ़ तहसील से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है नदी घग्गर नदी। तो इसकी जो प्रवाह क्षेत्र है इसी को कहते हैं घग्गर बेसिन। समझ में आ गया को? अब तो 2 जिलों में फैला हुआ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और इस नदी में अब देखो, इस नदी की जो शुष्क घाटी होती है, क्या होती है? शुष्क घाटी। घग्गर बेसिन की जो शुष्क घाटी होती है उसको कहा जाता है नाली। क्या कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जो घग्गर बेसिन की या घग्गर क्षेत्र में जो शुष्क घाटी है उसको कहा जाता है नाली। क्या कहा जाता है? नाली। एक देखो दोस्तों, यहाँ पर एक घग्गर नदी क्या करती है, अपने साथ में अवशेष लेकर आती है, जो मिट्टी लेकर आती है, अवशेष लेकर आती है यहाँ से, हरियाणा पंजाब से होते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैदान बन गया। क्या हो गया? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के आसपास में एक मैदान बन गया। इस प्रकार से मैदान का निर्माण हो गया, और इस मैदान को कहा जाता है पाट। क्या कहा जाता है? पाट। ये मैदान बन जाता है और मैदान को कहा जाता है पाट। और ये देखो दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र चावल की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा मैदान है। कौन सा? ये। तो इसको क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। और एक बासमती चावल की खेती की जाती है इस मैदान में। किसकी? जो एक पाट का मैदान है, यहाँ पर बासमती चावल, राजस्थान में एकमात्र बासमती चावल की खेती कहाँ पर की जाती है? तो राजस्थान में एकमात्र बासमती चावल की खेती जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के पाट क्षेत्र है, पाट का मैदान है, वहां पर की जाती है। चलो दोस्तों, तीसरा एक नाम, एक समस्या होती है यहाँ पर, श्याम समस्या। यहाँ पर एक श्याम की समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों, और इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको घग्गर बेसिन से पूछा जाएगा तो श्याम की समस्या क्या होती है, ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो जिससे, और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं टाइम पर आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों, अब देखो श्याम की समस्या क्या होती है। आप सबको पता है कि यहाँ से
एक नहर, एक परियोजना चलाई गई थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबको पता ही है। या नहर परियोजना जब अपन पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ेंगे राजस्थान की, तब आपको बता दिया जाएगा। तो ये नहर परियोजना क्या होती है, यहाँ से हनुमानगढ़ जिले से निकलती हुए गडरा गांव और पाकिस्तान बाड़मेर तक जाती है नहर परियोजना, और पूरा मरुस्थलीय प्रदेश इससे सिंचित होता है। तो क्या करता है कि ये हनुमानगढ़ से निकलती है, तो यहाँ पर क्या करता है कि हनुमानगढ़ की रेतीली भूमि होती है ना, तो यहाँ पर नहर, इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत नीचे से जल का रिसाव होना शुरू हो जाता है। नहर से जल का रिसाव होता है और वो जल कहाँ जाता है, भूमिगत में हो जाता है, और भूमिगत हो जाता है तो इस जल के अंतर्गत लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो भूमि के अंतर्गत लवणता चली गई। उसके बाद में एक क्रिया होती है, उसके बाद में एक क्रिया होती है जिस क्रिया का नाम होता है केशिका कृष्ण क्रिया। क्या होती है, केशिका कृष्ण क्रिया, लिख लेता हूं, केशिका कृष्ण क्रिया। अब इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, जो भी लवणता भूमि के अंदर होती है वो धरातल पर आ जाती है, ऊपरी परत पर आ जाती है। जो लवण होती है वो धरातल पर आ जाती है, और लवणता धरातल पर आती है तो वहां पर जगह कैसे होने लग जाती है, बांगड़ प्रदेश होने लग जाते हैं। वहां पर पूरी मतलब बंजर भूमि हो जाती है। तो इसी बंजर भूमि को नष्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी यहाँ पर यूकेलिप्टस नाम का पौधा लगाया गया। क्या लगाया, यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा भी कहते हैं। ये नीलगिरी का पौधा है, यूकेलिप्टस ये नीलगिरी का पौधा है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा पाया जाता है। तो ये यूकेलिप्टस नाम का एक पौधा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, जिसको सफेदा भी कहते हैं, और भारी मात्रा में इसकी मांग है बाजार के अंतर्गत। बाजार में इस लकड़ी की भारी मात्रा में मांग है यूकेलिप्टस की, लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है पौधा यूकेलिप्टस। ये क्या करता है कि जमीन के अंतर्गत जितना भी पानी होता है, जितना भी प्रोटीन होता है, उन सबको सोख लेता है। ये पौधा क्या करता है, यूकेलिप्टस जमीन के अंतर्गत जितने भी पानी हो, जितने भी मतलब प्रोटीन युक्त पदार्थ हो, उन सबको सोख लेता है। उसके बाद में सोखने के बाद में क्या करता है कि यहाँ पर जमीन कैसे होने लग जाती है, बंजर भूमि होने लग जाती है। तो इस बंजर भूमि धीरे धीरे पता चला कि यहाँ जमीन बंजर किस कारण होती है, तो ये यूकेलिप्टस की होने लगती है। तो इसका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जिप्सम डाला जा रहा है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर इस सदर में जिप्सम डाला जा रहा है। इस समस्या का समाधान क्या है, जिप्सम डाला जा रहा है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति के कारण कौन बन रहा है, यूकेलिप्टस। ये एक नीलगिरी का पौधा है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और भारी मात्रा में इस लकड़ी की मांग है बाजार के अंतर्गत, लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद में अब इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है, जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है इस भूमि पर। तो इस गगरबेसन के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें थी, एकदम मोस्ट बातें थी, आपको बता दी है। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नापसंद भी आया है तो नापसंद कीजिए, डिसलाइक मारिए आप, और बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बताइए कि किस वजह से आपको नापसंद आया है। तो चलो दोस्तों, आशा करूंगा वीडियो तो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने जितने भी दोस्त राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि इस भाटी क्लासेस चैनल पर आपको लगातार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिर्फ राजस्थान के करवाए जा रहे हैं। रीजनिंग भी चल रही है, कभी कभी क्लास लगती है रीजनिंग भी। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद।